तीसरे दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी करते हुए पेपर भर्ती की सीबीआई जांच की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि पेपर लीक का मामला गंभीर है और युवाओं से जुड़े मामले में सरकार सीबीआई जांच को तैयार नहीं है। वहीं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि कांग्रेस को पहले ये साफ करना चाहिए कि उन्हें सीबीआई पर भरोसा है या नहीं। सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राजस्थान और दूसरे राज्यों में कांग्रेस सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन करती है और यहां सीबीआई जांच की मांग कर रही है, इसलिए जो जांच चल रही है कांग्रेस को उस पर भरोसा करना चाहिए। प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है और जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उनके पेपर लीक हो रहे हैं, व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है, तो कांग्रेस और तमाम उत्तराखंड के लोग बहुत लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और हाईकोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए। डबल इंजन सरकार है और वास्तव में नौजवान साथियों को अगर रोजगार देना चाहते हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहते हो, तो इसकी सीबीआई जांच तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार रिकमेंड करे और हाईकोर्ट की सिटिंग जज की देखरेख में। उत्तराखंड के अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में भी अब आरएसएस अपनी मजबूती की ओर ध्यान दे रहा है। प्रदेश में जिस तरह से डेमोग्राफिकल चेंज हो रहे हैं, इसको लेकर 12 से 14 मार्च के बीच हरियाणा के समालखा में हुई आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में मंथन हुआ। मीटिंग में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए प्रांत कार्यवाहक दिनेश सिमवाल का कहना है कि उत्तराखंड प्रांत में इस समय संघ कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें 8 सांगठनिक विभाग, 26 सांगठनिक जिले, शाखा संस्थान 865, शाखाएं 1389 शामिल हैं। आरएसएस की कोशिश है कि उत्तरांचल प्रांत में 100% क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाई जा सके, जिनमें अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाके भी शामिल हैं। वर्तमान में वो जयपुर प्रांत राजस्थान क्षेत्र में थे, वहाँ के प्रांत प्रचारक थे। वो अब हमारे यहाँ के उत्तराखंड प्रांत के प्रांत प्रचारक हैं और सह प्रांत प्रचारक के नाते श्रीमान चंद्रशेखर जी, जो अब तक यानी कल की घोषणा तक जो पौड़ी विभाग के विभाग प्रचारक थे, वो सह प्रांत प्रचारक के नाते रहेंगे। उनका केंद्र हल्द्वानी रहेगा। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर के गुलरगोजी गांव के पूर्व प्रधान और कांग्रेस नेता नईम अहमद पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ग्राम प्रधान बनने के मामले में पुलिस काफी सख्त हो गई है। नईम अहमद फिलहाल गायब चल रहा है और पुलिस ने गांव में मुनादी कराई है। साथ ही नईम की प्रॉपर्टी जब्त करने की चेतावनी दी गई है। इस बीच आरोपी के खिलाफ 25,000 का भी इनाम घोषित कर दिया गया है। नईम पर आरोप यह है कि वो फर्जी दस्तावेजों के बल पर साल 2014 में ग्राम प्रधान बन गया था। इसकी शिकायत गांव के ही एक शख्स ने की थी। आरोपी की तलाश में एसओजी की टीम दबिश दे रही है। रुड़की के लक्सर के अलावलपुर गांव में एक घर में हथियारबंद बदमाशों ने लूट के इरादे से घर में घुसे बदमाशों ने परिवार के लोगों के साथ मारपीट की है। इतने में ही शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे। पड़ोसियों ने एक बदमाश को दबोच लिया और उसकी धुनाई कर दी। इस बीच मौका पाकर 2 बदमाश भाग निकले। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से एक देसी तमंचा भी मिला है। के बावजूद इसके एक पाइप लग गया, फिर चीटे होती रही, फिर पब्लिक इकट्ठी होगी। 2 जने थे, एक जना तो पहले भाग चुका था, एक फिर पब्लिक आने के बाद भाग गया, एक हमने छोड़ा नहीं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पहुंच गई। जब पुलिस पहुंची तो देखा कि उसमें से एक व्यक्ति को जो है पकड़ लिया गया और 2 उसमें से फरार हो गए थे। तो एक जो है उसमें गगन नाम का व्यक्ति जो था वो पकड़ा गया था और बाकी 2 मौके से फरार हो गए थे। तो पुलिस जो है उसे अरेस्ट करके ले आई है। गैरसैंण में आज शाम एक बार फिर मौसम बदल गया है, जिसके बाद जमकर बारिश हुई। बारिश होने से अचानक गैरसैंण में ठंड बढ़ गई है। हालांकि बारिश के लिए मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जताया था। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पैनी के पास लगातार बड़े बड़े वाहन फंस रहे हैं और सड़क पर दलदल होने की वजह से बार बार जाम लग रहा है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कत हो रही है। सुबह सड़क पर एक ट्रक फंसा गया, जिसकी वजह से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक को दलदल से बाहर निकाला गया।
इसकी लापरवाही करना। आगे बढ़ते हैं। लंबे अरसे बाद पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे में रात को भी गाड़ियों की आवाजाही हो पाएगी। प्रशासन ने 18 मार्च से बॉर्डर के इस अहम हाईवे को हर वक्त खुला रखने की तैयारी कर ली है। पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे को भले ही ऑल वेदर रोड में तब्दील कर दिया गया हो, लेकिन हकीकत ये है कि ये हाईवे अभी ऑल डे में भी नहीं बदल पाया है। हादसों की आशंका के चलते रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक हाईवे बंद रखा गया था, लेकिन अब 24 घंटे खुले रहने की कवायद शुरू हो गई है। से काफ़ी समय से इसमें एक रिक्वेस्ट आ रही थी पब्लिक की ओर से कि इसको खोल दिया जाए और रात्रि में भी इसमें ट्रैवलिंग अलाउ किया जाए, जिसमें सभी विभागों के द्वारा, जिसमें पुलिस प्रशासन और NH के डिपार्टमेंट के साथ हम लोगों ने बैठक की थी। करीब 150 किलोमीटर का ये हाईवे 1200 करोड़ की लागत से ऑल वेदर रोड में तब्दील हुआ है, लेकिन 9 घंटे बंद रहने से लोगों को खासी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही थी। प्रशासन ने ट्रैफिक शुरू करने से पहले 44 डेंजर जोन को भी चिन्हित कर लिया है। 18 तारीख से टनकपुर पिथौरागढ़ रोड को खोला जाना है, तो उसके लिए हम लोगों ने भी यहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली हैं। घाट से ऊपर जो हमारा रोड है पिथौरागढ़ तक आने वाला, उसमें हमने टीम भेजकर सर्वे भी करा लिया। जो भी डेंजर जोन है या ऐसी जगह जहाँ पे एक्सीडेंट होने की संभावना है, उन जगहों को चिन्हित कर लिया है। चीन और नेपाल बॉर्डर को जोड़ने वाला ये इकलौता हाईवे है। ऐसे में इस बॉर्डर पर बसे लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी हाईवे से गुजरना पड़ता है। उम्मीद है कि हाईवे को पूरी तरह डेंजर जोन मुक्त बनाया जाएगा, जिससे लोग सुरक्षित सफर कर सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कोविड के दौरान आउटसोर्स एजेंसियों के जरिए कई कर्मचारियों को सरकारी अस्पतालों में लगाया जाएगा, जिनका कॉन्ट्रैक्ट आज से तकरीबन 1 साल पहले खत्म हो चुका है, जिसे सरकार ने 15 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया था। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े सुशीला तिवारी अस्पताल में 65 कर्मचारी ऐसे हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ऐसे में इन कर्मचारियों की मांग है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए, साथ ही उन्हें सरकार के अस्पतालों में एडजस्ट किया जाए। इन कर्मचारियों ने सुशीला तिवारी अस्पताल के बाहर काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया। जिसका जो है अभी 6 महीने विस्तार कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि अभी 15 मार्च 2023 को ये कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म होने वाला है, और जो अभी तक जो है गवर्नमेंट की ओर से इसको आगे रिन्यूअल कराने के लिए कोई भी आदेश नहीं दिए गए हैं। ताकि और अभी तक जो है जो गवर्नमेंट की ओर से जो लेटर आया है वो यही आया है कि जब 15 मार्च को जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त किया जाए। तो हम ये चाहते हैं, जिस तरीके से ये प्रदर्शन करने का ये मुद्दा है हमारा, हमें चाहते हैं जैसे अभी तक विस्तारीकरण किया गया था, और हमें उस बार कैबिनेट में जब हमारे आदेश जारी हुए थे तो बताया गया था कि इस 6 महीने के अंतराल में आपका जो है जहाँ जिस जगह में जो पद खाली होंगे उसके हिसाब से आपको समायोजित किया जाएगा और आगे आपका रिन्यूअल किया जाएगा। कल से उत्तराखंड बोर्ड के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। 1253 केंद्रों पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स भी अपनी तैयारी में जुटे हैं। उत्तराखंड बोर्ड के इंटरमीडिएट के एग्जाम 16 मार्च से शुरू होंगे। वहीं हाई स्कूल के एग्जाम 17 मार्च से शुरू होने वाले हैं, जो 6 अप्रैल तक चलेंगे। एग्जाम को लेकर प्रदेश भर में 1253 सेंटर बनाए गए हैं। नकलचियों के मामलों में सबसे ज्यादा आगे रहने वाले हरिद्वार जिले में ही अकेले 9 अति संवेदनशील सेंटर तैयार किए गए हैं। एग्जाम सेंटर पर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वहीं स्टूडेंट्स ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रिपरेशन तो कर ही लिया पूरी, मतलब लगभग हो ही चुकी है। बस अब एक बार रिवीजन करना है सब में। टेंशन तो हो गई फर्स्ट टाइम, ऊपर से हाँ प्रिपरेशन तो होगी, बस एक बार रिवाइज करना रह गया है, बाकी तो हो गया। किसी भी प्रकार से मोबाइल, कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान जो है वो बच्चे नहीं ले जाएंगे। 10वीं में 1,27,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स, 12वीं में 1,32,000 के करीब स्टूडेंट्स। प्रदेश में है 198 अति संवेदनशील सेंटर। इस बार 83 नए सेंटर बनाए गए। उधम सिंह नगर में सबसे ज्यादा 45 संवेदनशील सेंटर, टिहरी में सबसे ज्यादा 145 सेंटर बनाए गए, चंपावत में सबसे कम 39 सेंटर बनाए गए। जोशीमठ में अपने हिसाब से सेंटर चुन सकेंगे। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल के लिए जिला प्रशासन से निवेदन किया गया है। इस तरह से उत्तराखंड बोर्ड पूरी प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल तैयारी में है। एग्जाम को नकल विहीन बनाने के लिए बोर्ड ने पूरी तैयारी कर ली है।
साथ ही फ्लाइंग स्क्वाड भी बनाए गए हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उन्याल की रिपोर्ट। वहीं आज उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई मनाया गया। पूरे पहाड़ में और पहाड़ के लोग जहां जहां भी रहते हैं वहां फूलदेई का पर्व मनाया गया। सरोवर रंगी नैनीताल में भी फूलदेई के पर्व को मनाया जा रहा है। बच्चे घरों की दहलीज पर फूल डाल रहे हैं। बच्चे जंगलों से फूल इकट्ठा करके लोगों के घरों में जाते हैं और खुशहाली की कामना करते हैं। वहीं लोगों का कहना है कि पहाड़ के लोक पर्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। लोक पर्व अब सोशल मीडिया तक ही सीमित हो गए हैं। जो हमारी विवाहित बहनें हैं उनके घरों में जाके माँ बाप द्वारा भाइयों द्वारा उनको उपहार स्वरूप उपहार दिया जाता है। इस महीने में भिडोली इसको बोलते हैं, तो इसलिए भी ये महीने का विशेष महत्व है। वहीं रुद्रप्रयाग में भी फूलदेई के पर्व को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चे अपनी फूलों की टोकरियों को लेकर अन्य घरों में पहुंचे और फूलदेई का त्योहार यहां पर मनाया गया। फूलदेई के दिन बच्चे सुबह सुबह उठकर फ्यूली, बुरांश और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा करते हैं। इन फूलों को रिंगाल की टोकरी में सजाया जाता है। फिर टोकरी में फूलों के साथ गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव में निकलते हैं। इन फूलों और चावलों को गांव के घर की देहरी यानी कि मुख्य द्वार पर डालकर उस घर की खुशहाली की कामना की जाती है। पहाड़ से पलायन कर भले ही कई लोग मैदानी इलाकों में आ गए हों, लेकिन इन्होंने पहाड़ी त्योहारों को मनाना नहीं छोड़ा है। और इसी की बानगी देखने को मिली है कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी में, जहां बच्चे जमकर फूलदेई मनाते दिखे। फागुन की विदाई, चैत महीने की शुरुआत और रंग बिरंगे वसंत के आगमन के साथ ही प्रकृति प्रेम का यह त्योहार फूलदेई मनाया जाता है, जिसकी परंपरा सदियों पुरानी है। इस दिन दहलीज पर फूल चढ़ाने वाले इन बच्चों की झोली भी अनोखे उपहारों से भर जाती है।